आइए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं तरंग चैप्टर को। आज तरंग में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। कल हम लोग पढ़ चुके थे कि तरंग क्या है, तरंग के कितने प्रकार हैं और विद्युत यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को कितने भाग में बांटा गया, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, सभी के हमने एग्जाम्पल देख लिए। वेवलेंथ क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, ये सारे हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग जैसा कि हम लोग कल डिस्कस किए थे कि इसे संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी संचरण कर सकती है। यांत्रिक तरंगें वो तरंगें थी जिन्हें संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अयांत्रिक तरंगें और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इन्हें संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बिना माध्यम के भी संचरण कर सकते हैं, ये निर्वात में भी संचरण करते हैं। अब इन्हें हम देखते हैं कि इन्हें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये बिना माध्यम के ही संचरण होती है। देखते हैं इनके जो कण होते हैं ये फोटोन के बने हुए होते हैं। ये सभी कण इनके जो होते हैं वो सभी के सभी फोटोन कण के रूप में कंपन करते हैं, अर्थात इनके जो तरंग है वो फोटोन कणों के कंपन के रूप में ही आगे बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो फोटोन कणों की जो कंपन है तो वो तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कार्य करेगा। कल हमने बात किया था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंग में हम लोग पढ़े थे कि जो कणों की जो माध्यम के जो कणों की जो कंपन होती है वो तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करती है, लंबवत दोलन करती है। तो ये जो फोटोन है, यहाँ हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग देख रहे हैं, तो इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो फोटोन के रूप में होते हैं। तो जो फोटोन कणों की कंपन है वो तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कार्य करती है, तभी तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब देखते हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे है, यहाँ हम लोग आ गए कि ये अनुप्रस्थ तरंगे है। अब देखते हैं कि ये ध्रुवित होती है। हम लोग पढ़े थे कल कि जो यांत्रिक तरंगे थी वो ध्रुवित नहीं होती, जैसे जो हम लोग साउंड पर ध्वनि देख रहे थे कि वो ध्रुवित नहीं होती थी, लेकिन इसमें ध्रुवन का हम लोग देखते हैं फिनोमेना होती है। जैसे यहाँ देखते हैं कि ये ध्रुवित तरंगे हैं, सभी डायरेक्शन में ये फैल रहे हैं ये तरंगे, और यहाँ पे हम लोग एक पोलराइज्ड फिल्म लगाकर इसे क्या कर ले, ध्रुवित कर लिए, तो इसमें ध्रुवन की घटना को देखी जा सकती है। तो यही है। अब ये जो हम लोग पोलराइज्ड ग्लास लगाते हैं ये नाइट्रोसेलुलोज की हो सकती है, हेरपेमाइट की भी हो सकती है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो पोलराइज्ड फिल्म किस चीज की बनी होती है, तो ये नाइट्रोसेलुलोज की बनी होती है, हेरपेमाइट की भी बनी होती है। जो हम लोग 3D पिक्चर देखते हैं वो इन्हीं के माध्यम से देखते हैं, उनकी जो ग्लास बने रहती है वही पोलराइज्ड फिल्म की ही बने रहती है। अब हम लोग आते हैं इसकी चाल पे। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के लगभग ही चलती है। तो अर्थात इनकी जो चाल हो जाएगी, जो वेग हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इनकी जो चाल प्रकाश के बराबर होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं कि क्या इनके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो ये विद्युत और चुंबकीय तरंग, इसके नाम से ही हो रहा है कि विद्युत तरंग भी है इसमें और चुंबकीय तरंग भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, और ये जो देख रहे हैं जो रेड वाले से बने हुए हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे के लंबवत है। विद्युत चुंबकीय तरंग ये जो देख रहे हैं, सपोज दैट ये अगर बाई डायरेक्शन है तो ये जेड डायरेक्शन में है, और बाई और जेड दोनों के एक लंबवत है, और जो तरंग संचरण की दिशा है वो दोनों के लंबवत है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये तरंग संचरण की दिशा है, यहाँ जो बाई डायरेक्शन में देख रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र हो गया, और जो ये हम लोग देख रहे हैं रेड वाले से बनी हुई है वेव, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया जिसे हम लोग एम से डिनोट किए हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग इस तरह से ये संचरित होती है।
तो ये जो देखते हैं ये उदासीन होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं होते, ये उदासीन होती है, अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना विद्युत क्षेत्र में ना चुंबकीय क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह एक उदासीन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इस पे ताप, दाब या आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, तो नहीं, इनमें न ताप न दाब न आर्द्रता पर किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, घनत्व पे प्रभाव पड़ता है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि इसमें ठोस में कम इसकी स्पीड, इनमें ठोस से ज़्यादा द्रव में और द्रव से ज़्यादा हम लोग ये गैस में अर्थात निर्वात में सबसे ज़्यादा इनकी चाल होती है, अर्थात इनकी घनत्व पर प्रभाव पड़ती है। ये अब हम लोग देखते हैं इसी घनत्व में हम लोग देखेंगे कि जब प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये प्रवेश करेंगे तो अपने जो 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 ओरिजिनल जो पाथ है उससे विचलित हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी जो चाल अभी मैंने बताया, ठोस और हो गया, फिर ये द्रव हो गया और ये गैस हो गया, निर्वात, और निर्वात हम लोग कह लें कि निर्वात में सबसे ज़्यादा मतलब ठोस से ज़्यादा द्रव में, द्रव से ज़्यादा गैस में और गैस से सबसे ज़्यादा निर्वात में। हालांकि इनकी जो चाल होती है वो चाल लगभग फिक्स ही होती है, प्रकाश के चाल के ये बराबर ही चलती है। तो ये हम लोग इनके गुण देख लिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग देखे कि वैसे तरंग जिन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी संचरित कर सकते हैं। अब इसके गुण हम लोग देख लिए कि यह फोटोन के बने होते हैं, इनके कण जो है फोटोन की बनी होती है, ये एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, इन्हें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसमें ताप या दाब या आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घनत्व की इन पे प्रभाव पड़ती है, इसलिए ठोस में कम, द्रव में ज़्यादा और गैस और सबसे ज़्यादा निर्वात में इनकी चाल लगभग, निर्वात में चाल लगभग प्रकाश के चाल के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग ये देख लिए विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है और उनके गुण को पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं जो कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंग है उन्हें हम कैसे याद रखें। इनफैक्ट होता क्या है कि जो हम लोग स्टूडेंट एज में होते हैं तो बहुत ही टफ होता है हर एक चीज़ को मेमोराइज करना, हर एक चीज़ को याद रखना। फिर भी अगर हम लोग उसके बेसिक चीज़ों को अगर देखते हैं तो वो मेमोराइज करने में आसान हो जाती है। अगर उनके हम बेसिक चीज़ों को जाने तो उन्हें एग्ज़ाम में भी हल करना काफ़ी आसान हो जाती है। ऐसे ट्रिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमने याद किया है वो है कि जो ये सारे विद्युत चुम्बकीय तरंग है, 7 गामा, एक्सरे, परावैंगनी, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण, लघु रेडियो तरंग और रेडियो तरंग। लघु रेडियो को ही माइक्रोवेव या शॉर्ट रेडियो वेव्स भी बोलते हैं। तो इसके याद करने के लिए पहले से ही ट्रिक ये प्रचलित है, हमने भी इसे यूज किया है, इसे याद करने के लिए रखा है। इसे लिखें गा, जरा, उल्टा, बुल्टा, इन, माई, रेडियो। हालांकि एक फनी ट्रिक जैसा लग रहा है, हालांकि ये ट्रिक तो कुछ होता नहीं है, हम लोग बस याद एक रखने के लिए कि हिंट रखने के लिए बस इस तरह का यूज कर रहे हैं। बेसिक चीज़ों को ध्यान रखने पे इसके क्या प्रॉपर्टीज है ये सब ध्यान रखने से खुद ही ये याद हो जाते हैं। बट फिर भी एज ए हम लोग जानते हैं ह्यूमन का नेचर ही होता है भूल जाना, तो देखते हैं कि इसे कैसे याद रख सकते हैं। जैसे गा से यहाँ हम लोग गामा वेव की बात कर रहे हैं, गामा तरंग की बात कर रहे हैं, इसे लेमडा सूचित करते हैं। गा से गामा। जरा, जरा ये हम लोग एक्स किरणें की बात कर रहे हैं। जरा का एक से मतलब होगा, इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आ रही है इसलिए उसको हिंट रखने के लिए किया है। फिर उल्टा अल्ट्रा वायलेट है तो उससे उल्टा से याद रखें। बुल्टा विजुअल रेज है, विजुअल रेज, तो यहाँ वी से आ रहा है तो इसलिए इसको बुल्टा वी। इंफ्रारेड रेज है इसलिए अवरक्त किरण यहाँ पे याद रखेंगे इसे। माई से माइक्रोवेव या शॉर्ट रेडियो वेव्स, लघु तरंगे।
और रेडियो से रेडियो वेव हो गया, लॉन्ग रेडियो वेव। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं गा, जरा, उल्टा बुल्टा, इन माई रेडियो। गा से गामा किरण, जरा से एक्स किरण, उल्टा से अल्ट्रावायलेट किरण, गाजरा उल्टा, बुल्टा से हो गया वी से विजुअल रेज, प्रकाश दृश्य किरणें, इन से इंफ्रारेड रेड हो गया अवरक्त किरणें, माई से माइक्रोवेव या शॉर्ट रेडियो वेव जो हैं लघु रेडियो तरंगे, और रेडियो से लॉन्ग रेडियो वेव, रेडियो तरंग। ये हम लोग याद रखने के लिए, बस हिंट रखने के लिए ऐसा याद करें। नेक्स्ट है गामा वेव पर हम लोग आते हैं। तो अब गामा वेव की बात करें तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो आवृत्ति है सबसे अधिक है। यहाँ पे जो इसकी आवृत्ति है वो सबसे अधिक होने के कारण इसकी जो ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि V = n लेमडा, और यहाँ से पढ़े थे कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो यहाँ n यहाँ फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति, यहाँ आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा होने के कारण विद्युत चुम्बकीय तरंग में गामा किरणें की सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता हो जाएगी, क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाएगी, और ऊर्जा होने के कारण इसका पेंट्रेशन पावर सबसे हाई होगा। अर्थात अगर किसी ये ह्यूमन बॉडी पे पड़े तो ये ह्यूमन बॉडी को पार करके मतलब छेद कर देगा, मतलब उनकी मृत्यु तुरंत ही हो जाएगी कुछ देर में। हम लोग जैसा कि सुनते हैं कि जो यहाँ एक्चुअली ये निकलती कहाँ है ऐसे गामा किरणें, तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं, तो जब ये टूटते हैं, जब इनकी विखंडन होती है, तो इन्हीं से अल्फा, बीटा और गामा रेज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो गामा किरणें हैं ये यहीं से रेडियो एक्टिव पदार्थ से ही हम लोग को ये मिलती है, और गामा किरणें की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। इसके कारण इसकी भेदन क्षमता बहुत ही अधिक हो जाती है। अर्थात अगर ये किसी भी बॉडी पे पड़े तो ये आसानी से उसकी छेद मतलब शरीर को आर पार कर जाती हैं। यही कारण है कि जो जितने भी ये जो हम लोग सुनते हैं परमाणु बम जो सुनते हैं, तो उसमें जो गामा किरणें ही निकलते हैं। एक्चुअली ये एक तरह का पोल्यूशन होता है। जो भी ये जो बम है, ये परमाणु बम का जो सुनते हैं, तो जब ये फटते हैं तो इनसे ये अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होती है गामा किरणें। ये अगर ह्यूमन को ये पार करे तो पता भी ना चलेगा, और कुछ ही क्षणों में ये शरीर को आर पार कर देंगे, वहीं पे आदमी लुढ़क जाए। तो ये होती है गामा किरणें। तो इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी। इसकी यूज जो है वो कैंसर के उपचार करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे हम लोग कीमियोथेरेपी का सुनते हैं, तो उसमें भी गामा किरणें का उपयोग किया जा रहा है, जो अनवांटेड सेल्स होते हैं उसे डिस्ट्रॉय करने में। यहाँ है MRI में जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का हम लोग सुनते हैं, वो उसमें भी गामा किरणें का उपयोग किया जाता है। गोदाम में जो अनाज जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ पे गामा किरणें को भी रखी जाती है। ऊपर से इसको दिया जाता है जिससे कि जो उसमें कीड़े मकोड़े ना लगें। नाभिकीय क्रिया में भी इसकी उपयोग की जाती है गामा किरणों की। और जैसा जब एक इसकी यहाँ से हम लोग पढ़ लिए कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ का इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वेव तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, इसका मतलब यहाँ पे सबसे कम है ये तरंग दैर्ध्य। तो गामा किरणें की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होगी, मतलब ये ज़्यादा दूरी तक के नहीं जा सकती है। दैट मीन्स जो नेचर की जो बनावट है वो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बैलेंस्ड है। दैट मीन्स अगर इसकी वेदन क्षमता अगर ये ह्यूमन बॉडी पे पड़े तो इसको आर पार कर दे। अर्थात इसकी इतनी स्पीड ही, मतलब स्पीड तो सभी की बराबर है, फिर भी तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण ये पृथ्वी पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक्स किरणें क्या है। एक्स किरणें की जो यूजेज हम लोग देख रहे हैं कि आवृत्ति जो है वो गामा किरणें से थोड़ी कम है, और इसलिए इसका उपयोग जो है वो हड्डी में जब फ्रैक्चर होते हैं, हड्डी में जब टूट फूट हो जाती है, तो उनके फ्रैक्चर का इमेज लेने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। नले हम लोग सुनते भी हैं कि एक्सरे करवा रहे हैं, कहीं भी चोट आ गई तो वो यही इसी का एक्सरे का ही उपयोग करके देखा जाता है कि जब वो, क्योंकि वो हड्डी को आर पार नहीं कर सकती, तो जब वो आर पार नहीं करती तो वहाँ से वो परावर्तित होकर वापस आए थे, जिससे पता चलता है कि उसमें माइनर से माइनर होल भी पता चल जाएगा।
दूसरा है क्रिस्टलीय संरचना को, कोई भी जो रत्न होते हैं, आभूषण होते हैं महंगे महंगे, उसे उसके क्रिस्टलीय संरचना को देखने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। जासूसी कार्य में इसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो हम लोग देख रहे थे कि जो एक्सरे का उपयोग किया जाता है वो 6 रॉन्टजन तक के जो बॉडी का इमेज लिया जाता है, हड्डियों की जो इमेज ली जाती है वो 6 रॉन्टजन तक ली जाती है। इनके जो खोज करता है वो रॉन्टजन है और गामा किरणें की वैक्यूरल। अब हम लोग पराबैंगनी किरणें देखते हैं, तो पराबैंगनी किरणें का जो खोज करता है वो रीटर है, रीटर। इसे अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट। अब यहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट की रेज की जो देख रहे हैं, जो आवृत्ति है वो गामा और एक्स किरणों से कम है, और जो तरंगदैर्घ्य है, अब तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है, तरंगदैर्घ्य इधर इनकी ज़्यादा हो रही है, तरंगदैर्घ्य जहाँ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दूरी तक के ये जा सकते हैं से माध्यम में। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो ओजोन लेयर, जो समताप मंडल के ऊपर, जो समताप मंडल में जो ऊपरी लेयर है ओजोन लेयर, वो ओजोन लेयर हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से ही रक्षा करती है। एक्चुअली जब ये पराबैंगनी किरणें ह्यूमन बॉडी पे पड़ती है तो ये त्वचा कैंसर, चर्म रोग इसमें उत्पन्न हो जाती है। ज़्यादातर मेलानिन की कमी होने के वजह से, जिसमें मेलानिन की कमी होती है वो ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं इससे। तो जो चर्म रोग का ज़्यादा मतलब पराबैंगनी किरणें से चर्म रोग का खतरा बढ़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं पानी वगैरह में, जो आरओ वगैरह में जो यूज किया जाता है पराबैंगनी किरणों की अल्ट्रा वायलेट रेज का, वो जर्म रहित, जर्म उसमें जर्म वगैरह बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए उसमें अल्ट्रा वायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। तीसरा हो गया जो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब है बैक्टीरिया को नष्ट करने में, जैसा हम लोग देख लिए। अब आते हैं विजुअल रेज। तो विजुअल रेज में जो दृश्य विकिरण है इसकी खोज न्यूटन साहब ने किए थे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ये स्पेक्ट्रम होती है, विजुअल रेज की स्पेक्ट्रम होती है, इसे वी विजुअल जो हम लोग पढ़ते हैं तो यही होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वायलेट है, यहाँ पे देख रहे हैं रेड है। तो हम लोग वायलेट रेड से यहाँ एक रिलेट कर सकते हैं। यहाँ क्या रिलेशन दिख रही है, यहाँ अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट का मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वायलेट से ज़्यादा दिख रहा है, वायलेट से ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका नाम अल्ट्रा वायलेट हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं रेड, रेड से यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंफ्रारेड, इंफ्रा मतलब उससे कम, रेड से कम फ्रिक्वेंसी जो है वो इंफ्रारेड की होती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या इनमें रिलेशन है। तो जो ये स्पेक्ट्रम जो इस तरह से बनाया गया है, ये तरंगदैर्घ्य के अनुसार बनाया गया है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं इसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है, वायलेट से ज़्यादा इंडिगो के, इंडिगो से ज़्यादा ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। तो इस तरह से इसकी जो तरंगदैर्घ्य है, और तरंगदैर्घ्य से हम लोग ये भी देखते हैं कि जितनी तरंगदैर्घ्य रहेंगी उनकी चाल भी बढ़ जाती है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे फिर बाद में कि प्रकाश में पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी तारा हमारे पृथ्वी के करीब आ रही है या पृथ्वी से दूर जा रही है। तो ये सभी का तरंगदैर्घ्य पे ही निर्भर करता है कि जब ये दूर जाएंगी तो इनकी कलर क्या हो जाएंगी, जब ये नज़दीक आएंगी तो इनकी कलर क्या हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग मतलब इसमें पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ बस इतना देख लेते हैं कि वायलेट रे जो है वो अल्ट्रा वायलेट से नीचे में है, रेड जो है वो बस इंफ्रारेड से ऊपर में। बस इस यहाँ पे हम लोग इसके कनेक्ट करने के लिए इसके यूज किया। और प्रकाश हम लोग एक प्रकाश चैप्टर में इसे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ये देख लें कि वस्तुओं को देखने के लिए इसके यूज किया गया है। अब ये देख रहे हैं इस तरह से कि जो विजुअल रेज है, इससे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आवृत्ति बढ़ते जा रही है और तरंगदैर्घ्य क्या हो रहा है, कमते जा रहा है। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे आवृत्ति घटते चले जाएगी और तरंगदैर्घ्य बढ़ते चला जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इंफ्रारेड रेज में, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें की जो खोज है वो हर्शेल के द्वारा किया गया है। यह किरणें उष्मीय किरण है, दैट मीन्स ये उष्मा जिस वस्तु पे पड़ेगा उसकी जो उष्मा है वो बढ़ा देगा, उसके ताप में बढ़ोतरी हो जाएगी, उनकी ताप बढ़ जाएंगे। तो अर्थात अवरक्त किरणें जिस वस्तु पर पड़ेंगी उसका उष्मा को बढ़ा देते हैं, वायुमंडल को भी ये गर्म कर देती है इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं कि कोहरे में फोटोग्राफी, इसका इसलिए उपयोग जो है वो हम लोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में भी, क्योंकि ये अंधेरे से अंधेरे में भी ये देख सकता है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं इसकी जो
तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ते जा रही है। तो ये जो है वो कोहरे में भी फोटोग्राफी इससे आसानी से की जा सकती है। और जब जैसा कि हम लोग ये अभी पढ़े कि यह जिस पे भी पड़ती है उसकी ऊष्मा को बढ़ा देती है, अर्थात रोगियों को जो सिकाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि जब जैसे हम लोग टीवी के रिमोट कंट्रोल दबाते हैं तो टीवी में बस चैनल चेंज हो जा रहा है, मतलब कहीं भी बैठे बैठे हम लोग कहीं भी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है वो अवरक्त किरणें के उपयोग से ही ये संभव हो पा रहा है। इसका उपयोग सीसीटीवी में भी हम लोग करते हैं। सीसीटीवी क्लोज सर्किट जो टेलीविज़न होती है, नाइट में ऐसे नाइट में नहीं देखेगी तो नाइट में ही आसानी से देख लेते हैं। इसलिए इसका उपयोग जो वायुयान की जो लाइटें होती है कोहरे में देखने के लिए ये लगाए जाते हैं। वायुयान की भी लाइट में भी ये अवरक्त किरणें के यूज किया जाता है कोहरे में देखने के लिए, बादलों को चीर के आसानी से देख सकते हैं। तो अर्थात इसको रोगी की सिकाई के लिए सीसीटीवी में कोई भी नाइट में जिससे कि हम लोग देख सकते हैं उसमें ये इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं लघु रेडियो तरंग की। तो लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया है और इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन जनरली हम लोग सुनते हैं कि माइक्रोवेव ओवन लेकिन माइक्रोवेव ओवन में कैसे ये किसी भी सब्सटेंस को ये हीट कर देता है, उसमें भी मैग्नेटिक वेव्स ये उत्सर्जित करते उसमें शॉर्ट रेडियो वेव्स उत्पन्न होती है और वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट को वो हिट कर देती है। तो ये इसलिए इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। सेट टॉप बॉक्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्पीड गन क्या होता है कि अगर कोई भी वाहन काफ़ी तेज गति से जा रही है तो जैसे ही हम लोग शॉर्ट रेडियो वेव्स का उस पर डालते हैं तो उससे उसकी पूरी स्पीड पता चल जाती है। मोबाइल टावर में जो भी पहले जो यूज किए जाते थे मोबाइल टावर, मतलब इनकी रेंज ज़्यादा नहीं होती थी लेकिन शॉर्ट मतलब कम रेंज में ही इसका उपयोग किया जाते थे मोबाइल टावर में। डिश टीवी, अब देखिए कम रेंज में जो सेट टॉप बॉक्स है डिश टीवी, तो ये सभी में उपयोग माइक्रोवेव्स शॉर्ट रेडियो वेव्स लघु रेडियो तरंग की यूज की जाती है। यहाँ पे हम लोग एफएम और एएम वर्ड जो देख रहे हैं, एफएम हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एएम हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये सभी रेडियो वगैरह में जनरली हम लोग देखते हैं कि एफएम वगैरह का एफएम सुनते भी हैं, एफएम हम लोग देखते हैं। तो एफएम एक्चुअली होता क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो उसकी कैपेसिटर होती है, जो उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं उससे उसके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराकर वो जो फ्रीक्वेंसी हम लोग को बाहर से वो आ रही है तो उसके फ्रीक्वेंसी को मैच कराने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो दोनों मैच हो जाती है तो उस फ्रीक्वेंसी को आसानी से हम लोग सुन पाते हैं। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अर्थात इसको रेडियो में यूज किया जाता है। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो विजुअल चीज़ों को देखने के लिए इसमें यूज किया जाता है। टीवी में चित्र को हम लोग देख सकते हैं, इसमें पिक्चर वगैरह को देख सकते हैं। तो ये जनरल पूछा भी जाता है कि चित्र का हम लोग चित्र जो भी पिक्चर देखते हैं तो वो कौन से मॉड्यूलेशन तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होते हैं, जो भी सुनते हैं वो किस में होती है तो वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होती है। अब हम लोग बात करते हैं रेडियो वेव्स की। तो जो रेडियो वेव्स है इनकी खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग रडार में किया जाता है। जो भी रडार जैसे हम लोग सुनते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो इसमें इसी का उपयोग किया जाता है क्योंकि इससे रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग को यूज करते हुए मतलब कोई भी चीज़ें जो कि हम लोग ऊपर में जो जा रही है उसके आसानी से देख सकते हैं। कोई भी दुश्मन हमलावर जो आते हैं उसको रडार से हम लोग देख सकते हैं। तो ये रडार का उपयोग उसमें किया जाता है। और रेडियो वगैरह में भी रेडियो तरंग की यूज की जाती है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे आए तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे ज़्यादा बढ़ गई, मतलब इसकी दूरी ज़्यादा दूरी तक कवर कर सके। तभी हम लोग कहाँ से कोई भी चीज़ प्रसारित होती है और हम लोग कहीं पे बैठे बैठे उसको देख सकते हैं। अमेरिका, लंदन, कहाँ वो चीज़ प्रसारित की जाती है हम लोग लगाकर यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं क्योंकि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने से उसकी जो दूरी है, हालांकि दूरी जो चाल सभी मतलब कि समान है, फिर भी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने पे उनकी जो वो ज़्यादा दूरी वो कवर कर पाते हैं। तो इसलिए इसको में रेडियो वेव की, अब जैसे इसकी कम है तो ये कम ही दूरी तय करेंगे, इससे उससे भी कम है तो कम, तो इसलिए इसके रिमोट ही कंट्रोल में यूज हो रहा है क्योंकि इसकी ज़्यादा रेंज ही नहीं हो पाती है।
तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी को जब ध्यान में रखेंगे तो ये आसानी से चीज़ें हम लोग को मेमोराइज होने लगेगी।